नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हुए 6 महीने पूरे हो गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की ये रिवाज रही है कि मध्य प्रदेश में हर मुख्यमंत्री को शुरुआत के 6 महीने इसलिए दिए जाते हैं कि भाई उनकी कार्य को हम देखेंगे और 6 महीने बाद फिर मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश की मीडिया, मध्य प्रदेश के राजनीतिक विश्लेषक उसकी समीक्षा करना शुरू कर देते हैं। आज के आप मध्य प्रदेश के कोई भी समाचार पत्र उठाएंगे तो 3 पेज का विज्ञापन दिया गया है। पहले पेज का विज्ञापन है और 2 पेज अंदर छापे गए हैं और ये बताने की कोशिश की गई है कि मध्य प्रदेश में 6 महीने बड़े राम राज्य टाइप रहे हैं, बहुत सारा काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। यद्यपि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया है, लेकिन ये भी तय है कि मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ है वो कुछ दिखा नहीं है। केवल 2 आदेश शुरुआत के आए थे मुख्यमंत्री के धार्मिक स्थलों से जो माइक हैं वो उतार दिए जाएंगे, जो चोगे हैं उतार दिए जाएंगे और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लाउड स्पीकर नहीं रहेंगे, खुले में मांस मदिरा नहीं बिकेगी। लेकिन आप देख लीजिएगा, आज भी मध्य प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में खुले में मांस बिक रहा है। आप देख लीजिए, आज भी डीजे बज रहे हैं, आज भी बहुत बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं। क्या वाकई इसका 100% पालन हुआ है? इन तमाम सारी चीज़ों की आज मैं समीक्षा करने आपके बीच आया हूं। हम लगातार मुख्यमंत्री के काम की समीक्षा करते रहे हैं, लेकिन चूंकि आज 6 महीने पूरे हुए हैं और आज सरकार ने ही विज्ञापन दिया है कि आज हमारे 180 दिन पूरे हो गए हैं, 6 महीने पूरे हो गए हैं। तभी मैं तारीफ भी करूंगा कि मोहन यादव जी ने 6 महीने में कई बड़े कदम उठाए। एक बड़ी चीज, वो बहुत बड़ी उपलब्धि जो मध्य प्रदेश को मिलने वाली है, वो पेट्रोकेमिकल का एक बहुत बड़ा जो कारखाना आष्टा और सीहोर के आसपास लगने वाला है, लगभग 60,000 करोड़ का, जिसमें 20 से 25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये मोहन यादव के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं। और दूसरी बात, उन्होंने एक घोषणा की थी और वो घोषणा थी कि मध्य प्रदेश में आप रजिस्ट्री कराएंगे तो नामांतरण के लिए आपको तहसील के कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उसके साथ ही आपका नामांतरण हो जाएगा। लेकिन इस तरह की कोई अभी तक व्यवहारिक चीजें दिखाई नहीं दी हैं कि आपकी रजिस्ट्री हो जाए उसके साथ ही नामांतरण हो जाए। एक बात मोहन यादव जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश के किसानों को नामांतरण, बंटवारे और नफ्ती के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लेकिन एक कलेक्टर कार्यालय में आप चले जाइए, एक तहसील में 2-2 हजार, 2,500 हजार प्रकरण पड़े हुए हैं, आज भी काम नहीं हो रहे हैं, किसान आज भी वहीं वहीं खड़ा हुआ है। इन तमाम सारे मुद्दों को समझने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जो इंदौर में निवास करते हैं, कीर्ति राणा जी। कीर्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है और मैं सबकी खबर टीम का भी धन्यवाद कीर्ति राणा जी, मेरी आवाज मिल रही है? आपकी आवाज सुनाई देती है मुझे। हाँ कीर्ति भाई, मैं यही जानना चाहता हूँ, आपने सुना होगा, अभी मैंने इतनी सारी बातें बताई हैं, क्या आप मानते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो पिछले 6 महीने का कार्यकाल है उसे आप कैसे पोस्टमार्टम करेंगे? किस तरह से आप उसको व्याख्या करेंगे? उसकी किस तरह मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की हैं वास्तव में वो धरातल पर दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? रवीन भाई, हमें तो पहले मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग का मीडिया की तरफ से आभार मानना चाहिए कि मुख्यमंत्री के 100 दिन हो तो विज्ञापनों की बारिश, 180 दिन हो जाए, 6 महीने हो जाए तो विज्ञापनों की बारिश, 1 साल हो जाए तो विज्ञापनों की बारिश। इस लिहाज से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को छोड़ दे तो मध्य प्रदेश का जनसंपर्क विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, सारे मीडिया घराने खुश हैं। लेकिन जहाँ तक मुख्यमंत्री के 180 दिन पूरे होने का सवाल है तो हम बात उज्जैन से ही कर लें, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है और महाकाल की नगरी भी है। आप देखें कि होली के दूसरे दिन जिस तरह से वहाँ आगजनी की घटना हुई गर्भगृह में, जिसमें कि करीब 12-15 लोग झुलसे थे और एक महाकाल के सेवक सत्यनारायण सोनी की मौत भी हो गई। हमें मुख्यमंत्री जी का आभार भी मानना चाहिए कि उस परिवार को उन्होंने आर्थिक मदद भी कर दी। लेकिन उस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट आज तक नहीं आ पाई है कि कौन लोग दोषी थे और किनके कारण ये गड़बड़ हुई। तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि मध्य प्रदेश में काम कैसा चल रहा है और मुख्यमंत्री कैसा काम चाहते हैं। ये तो हुई मध्य प्रदेश की बात। अब आप जिस बात को आपने छेड़ा है उसे मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, लेकिन जिस जोर शोर से घोषणा की गई थी कि किसानों को
और आम जन को रजिस्ट्री के तत्काल बाद नामांतरण की सुविधा हो जाएगी। तो आपने उस बारे में काफ़ी कुछ कह दिया है और बेहतर ये होगा कि जनसंपर्क विभाग विज्ञापनों में झूठे आंकड़े जारी करने के बजाय सीएम साहब हर जिले में एक 3 सदस्यीय समिति बना दे, जिसमें एक भाजपा का नेता हो, एक उनका भोपाल का कोई अधिकारी हो और एक सामान्य जन हो, और ये तीनों जाके देख लें तहसील वाइज कि वाकई उनकी इस घोषणा पे कितना अमल हुआ है। घोषणा करना अलग बात है, मुख्यमंत्री चाहते हैं घोषणा की उनकी घोषणाओं की पूर्ति हो, लेकिन वो घोषणा पे अमल नहीं हो रहा है। और यदि अमल हुआ होता तो आप देखें कि जन सुनवाई में आज जिस तरह से 150-150, 200 लोगों की लाइनें लग रही है। ठीक है कि वो चुनाव था, इस कारण जन सुनवाई नहीं हो पाई और अब शुरू हुई है, तो ये 150-200 लोगों की जन सुनवाई बताती है कि काम में जिस तेजी आना चाहिए वैसी तेजी नहीं आई है। जी और यही कारण है कि इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह को ये घोषणा भी करना पड़ी है कि जन सुनवाई में आने वाले मामलों का तत्काल निराकरण करने की दिशा में भी हम कदम उठाएंगे। तो रविंद्र भाई, आप जिन बातों को कह रहे हैं उन बातों को आम जनता हमसे ज़्यादा समझती है। ये ठीक है कि आप और हम कैमरे पे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन वो आम जनता जो ज़्यादा समझती है उसके सामने मुख्यमंत्री की घोषणाओं का कितना अमल हो रहा है, ये 3 सदस्यीय समिति हर जिले में गठित कर दें सीएम साहब, तो उनकी घोषणाओं पर तेजी से अमल होने लगेगा। कीर्ति जी, एक एक जानकारी मैं आपसे लेना चाहता हूं कि आपका भी लंबा अनुभव हो गया, लगभग 40 साल करीब आपको पत्रकारिता में हो गए, 4 दशक हो गए हैं। हमने ये देखा था कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की कम से कम सरकार जब रही है तो संगठन उनके काम की समीक्षा करता रहा है। कई बार संगठन मुख्यमंत्री को प्रदेश कार्यालय में जाकर अपना पूरा के पूरा लेखा जोखा देना पड़ता है, लेकिन पिछले कई वर्षों से, लगभग 10, 12, 15 वर्षों से हम देख रहे हैं कि सत्ता का पार्टी के सत्ता के ऊपर संगठन का जो एक दबाव रहता है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। हमने देखा लंबे समय से सरकार के काम की समीक्षा सत्ता ने सरकार मतलब इन्होंने सत्ता के काम की समीक्षा कभी संगठन ने नहीं की है। ऐसा क्या कारण है कि संगठन अब द्वितीय हो गया है और सत्ता प्रमुख हो गई है? आपने बिल्कुल शासन की दुखती रग पे हाथ रख दिया है। आप याद करिए, अभी 4 दिन पहले ही मोहन भागवत जी ने जो एक बयान जारी किया, जी जिसके बाद में कयास लगाया गया कि सत्ता और संगठन में ऊपरी लेवल से, मतलब जो गोमुख है वहीं से ही गड़बड़ी है। जी तो संघ की बातें सरकार सुनती होती जी तो मोहन भागवत जी ने बहुत पहले बोलना था, वो देर से बोले लेकिन दुरुस्त बोले कि मणिपुर प्रतिपक्ष विपक्ष मजबूत होना चाहिए। ये केंद्र को सीख दी थी, लेकिन इस केंद्र की सीख से राज्यों को भी, कम से कम बीजेपी शासित राज्यों को तो सबक लेना ही चाहिए कि ऐसी क्या कमजोरी है। कांग्रेस का शासन हो या बीजेपी का शासन हो, हर बार ये घोषणा की जाती है कि जो भी मंत्री आएगा जिलों में वो सबसे पहले संगठन मुख्यालय पे जाएगा, जिला भाजपा कार्यालय में जाएगा। जी जी जिला भाजपा कार्यालय में भी जाते हैं, जी लेकिन वो सिर्फ एक स्वागत समारोह तक होकर रह जाता है। जी जी वही प्रभारी मंत्री, संगठन का अध्यक्ष और जिले की कार्यकारिणी उनका स्वागत कर देती है, स्वागत सत्कार हो जाता है और सीएम साहब से लेकर मंत्री तक सब रवाना हो जाते हैं। जी। कार्यकर्ताओं से मंत्री का, मुख्यमंत्री का जो सीधा जुड़ाव होना चाहिए, आमने सामने की चर्चा, वो होती नहीं है। जी जी मुख्यमंत्री जाते हैं तो रोड शो हो जाता है, स्वागत सत्कार हो जाता है, योजना का उद्घाटन हो जाता है, लेकिन आम कार्यकर्ता वो मिल नहीं पाता है। मैं आपको एक याद दिलाऊं, शिवराज सिंह जी की सत्ता थी तब हमारे यहाँ के पूर्व खादी बोर्ड के चेयरमैन, वरिष्ठ कवि, राष्ट्र कवि के नाम से सत्यनारायण सत्तन, वो नाराज हो गए थे। जी जी सीएम ने कहा था कि गुरुजी आप भोपाल आइए, मैं बात करूंगा। भोपाल में बातचीत हो गई उनकी और उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं इंदौर आता हूँ और आपसे रूबरू और कार्यकर्ताओं से रूबरू चर्चा करूंगा। वो चर्चा आज नहीं हो पाई। तो सत्ता में जो लोग बैठते हैं वो सत्ता में बैठने के बाद में उन कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं जिनके कंधों पर चढ़ के वो हार फूल स्वीकार करते हैं, रोड शो करते हैं और अपनी वाहवाही कराते हैं। ये स्थिति आज फिर से निर्मित हो गई है। संघ ने पिछली पंक्ति के मोहन यादव को इसलिए सत्ता सौंपी थी कि उनके माध्यम से आम जन में और भाजपा कार्यकर्ताओं में ये विश्वास पैदा होगा कि हम आम आदमी का चेहरा सामने लेकर आए हैं। हम इसकी तारीफ करते हैं कि ऐसा नहीं कि मोहन यादव से हमारा परिचय है या हमारे इंदौर उज्जैन के बीच के है वो, लेकिन कम से कम ऐसे व्यक्ति को उन्होंने चेहरा बनाया जिसकी की कोई कल्पना नहीं की गई थी। लेकिन हुआ क्या कि मोहन यादव सत्ता में आए और वही उनके पास आसपास वही सारे लोग इकट्ठे हो गए जिनका कि आम जन से तो कोई वास्ता होता नहीं है, लेकिन जिनकी रुचि टेंडर में होती है, जिनके निर्माण कार्यों में रुचि होती है, जिनकी बड़े बड़े लोगों से मिलवाने में, संपर्क बनवाने में रुचि होती है,
और इसमें वो आम कार्यकर्ता जो बूथ से लेकर सीएम के आगमन तक जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाता है, वो कट के रह जाता है। और ये स्थिति हमें आज फिर देखने को मिल रही है। अब हम बात करें कि सीएम के 180 दिन पूरे होने पर जनसंपर्क विभाग ने बड़े बड़े विज्ञापन जारी करके बताया कि सीएम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। रविंद्र भाई, आप भोपाल में रहते हैं, भोपाल के मास्टर प्लान की बात कर लें, क्या उस पर आज तक अमल हो पाया? सरकार ने कहा था हम ट्विन सिटी का मास्टर प्लान लागू करेंगे, भोपाल और सीहोर का, उस पर आज तक कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से इंदौर के मास्टर प्लान को लेकर, जिसकी समिति में मैं भी रहा हूं, उस मास्टर प्लान को लेकर लंबे समय से अजीत सिंह नारंग, मुकुंद कुलकर्णी, अभ्यास मंडल, अन्य संगठन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस अभ्यास मंडल और इन सारे संगठनों के प्रयासों पे आज तक काम नहीं हुआ। और वो मास्टर प्लान कब बनेगा? शिवराज सिंह जी की सत्ता थी और कहा गया था कि साहब अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। ये और भूल जाओ, शिवराज सिंह जी के टाइम पे कहा गया था अवैध कॉलोनी को वैध किया जाएगा और उसका लाभ भी सरकार को मिला और सरकार फिर सत्ता में आ गई। अब जी, जी। सत्ता में आने के बाद में मोहन यादव सरकार ने क्या घोषणा की कि हम अवैध कॉलोनी को वैध करने की समीक्षा करेंगे। समीक्षा करेंगे मतलब फिर मामला गई भैंस पानी में। जी जी। तो ये क्या बन रही है, ये स्थिति इतनी खतरनाक है कि विज्ञापनों का सच कुछ और है और धरातल का सच कुछ और है। ये 6 महीने की जो स्थिति बनी है, ये मोहन यादव जी ने लोकसभा के चुनाव कहें या विधानसभा के चुनाव कहें, बिहार यूपी में सरकार के लिए फेवरेबल काम किया, यादव समाज का, पिछड़े समाज का चेहरा बन के राष्ट्रीय लेवल पर उभरे। लेकिन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री यादव के रूप में उनका जो परफॉर्मेंस आम जनता चाहती है, वो जो जनसंपर्क विभाग दिखा रहा है उसके ठीक विपरीत है। और ठीक विपरीत है तो इसमें थोड़ा, जी आप बोलो। कीर्ति भाई, मैं ये जानना आप कुछ चाहता कहना हूं चाहते हैं? कि हमने ये देखा था कि जैसे ही डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने, उसके कुछ दिन बाद गुना में एक बस हादसा हो गया था जिसमें कई लोग जल के मर गए थे, आपको याद होगा। उस घटना के बाद मुख्यमंत्री जी न केवल घटनास्थल पर गए थे, बल्कि मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त, परिवहन के आरटीओ, तमाम सारे और गुना के एसपी, कलेक्टर सहित सारे अधिकारी हटा दिए गए थे और बड़ा सख्त एक्शन लिया गया था। इसके बाद में ये उम्मीद की जा रही थी कि मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को मोहन यादव जी कंट्रोल में कर लेंगे, क्योंकि ऐसा भी आरोप लगते रहे हैं कि शिवराज जी ने इस ब्यूरोक्रेसी को सिर पे उठा के रखा था। लेकिन 6 महीने बाद उसी तरह की कई घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई, लेकिन किसी टीआई का भी तबादला हमने नहीं देखा। तो क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर पाएंगे, कर पा रहे हैं या किया गया है? इस संबंध में क्या कहना है? देखिए रविंद्र भाई, मध्य प्रदेश में अभी जो सीएस है वीरा राणा, इनको 6 महीने का एक्सटेंशन मिला जो जून जुलाई अगस्त तक खत्म हो जाएगा। सितंबर में हो रहा है, तो सितंबर में। मुख्य सचिव और कलेक्टर के बीच में जो तालमेल होना चाहिए, वो तालमेल मुझे तो नज़र नहीं आता। क्योंकि एक बार कलेक्टर मुख्यमंत्री के निर्देश की अवहेलना कर दे, अनदेखी कर दे, लेकिन मुख्य सचिव की तिरछी आंख का इशारा समझ लेता है वो। लेकिन मध्य प्रदेश में वो स्थिति नहीं दिख रही है। जिस गुना बस हादसे की आपने बात करी, उसमें ज़रूर उनकी शक्ति दिखाई दी थी मुख्यमंत्री की। लेकिन आप ये भी देखिए कि मध्य प्रदेश की सड़कों पर जो ओवरलोडिंग बसें दौड़ रही हैं, वो बसों के संचालनकर्ता कौन है? इंदौर हो, उज्जैन हो, भोपाल हो, विदिशा हो, जबलपुर हो, क्या भाजपा नेताओं की बसें नहीं है? परमिट उनके नाम नहीं है? तो वो कलेक्टर और वो पुलिस अधिकारी और आरटीओ वाले क्या कार्रवाई करेंगे जिनके कि पल भर में फोन आ जाते हैं कि तुम्हें पता नहीं किसकी बस है ये कारण है जिनके कारण या तो प्रशासनिक मशीनरी चाहकर भी काम नहीं कर पा रही है, और या उसने स्थानीय लेवल पे सब तरह के समझौते कर लिए हैं और समझौते का लाभ कहीं ना कहीं भोपाल तक भी पहुंचता रहता है। कीर्ति भाई, एक सवाल और मेरे मन में ये चल रहा है कि जब डॉक्टर मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, तो ये बताया गया था, कहा गया था, ये चर्चा में था कि उनका यादव होना उनके लिए एक बहुत विशिष्ट, मतलब वो एक पुरस्कार का कारण बना है, क्योंकि बिल्कुल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जाना है और बिहार और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में यादव वोट है, वहाँ पर मोहन यादव का उपयोग किया जाएगा और निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव में किया भी गया।
लेकिन ना तो बिहार में बीजेपी को कोई लाभ मिला यादव वोटों का भी और सीटों का भी, ना ही उसको बिहार में मिला, ना ही उत्तर प्रदेश में मिला। और यदि आगे की बात करें तो कोई ऐसा ऐसा नहीं रहा कि यादव वोट जिन्हें लेकर उन्हें मुख्यमंत्री का एक पुरस्कार दिया गया था। जब उसका राजनीतिक लाभ नहीं मिला है, तब आप मोहन यादव जी के राजनीतिक भविष्य को किस तरह देखते हैं? देखिए, इसका जवाब तो आज जो 180 दिन होने पर जनसंपर्क विभाग ने महिमा मंडन किया है उससे ही लग जाता है। मैं तो ये पहली बार देख रहा हूँ कि कोई सीएम ने 100 दिन पूरे होने पे तो विज्ञापन समझ आते हैं, 180 दिन पे विज्ञापनों की झड़ी। आप भी लंबे समय से जर्नलिज्म में हैं, क्या आपने कभी ऐसा देखा कि इसके पहले 6 महीने के विज्ञापनों पर, 6 महीने सरकार के होने पर इस तरह के विज्ञापन जारी किए गए हों? जनसंपर्क विभाग को सरकार की खामियों को जो सामने लाने का काम करना चाहिए, वो काम करने के बजाय वो खुद आरती उतारने में लगा है। सरकार की आरती उतारने का काम जिलों में पदस्थ जनता पार्टी के पदाधिकारी भी नहीं करें, वो काम करना है आम जनता को, जिसके कहीं मन में ये विश्वास पैदा हो कि हाँ वाकई मोहन यादव जी हमारे बीच के आदमी हैं और हमारे हित का काम कर रहे हैं। वो काम नहीं हो पा रहा है और उसके एवज में जनसंपर्क विभाग सरकार की खामियां नजर आने की बजाय उसकी आरती उतारने में लगा है। मैं आपको रविंद्र भाई बताऊं, मोहन यादव जी उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं पहले, और इन दिनों उच्च शिक्षा विभाग में, यूनिवर्सिटी में, खासकर मैं इंदौर विश्वविद्यालय की बात करूं, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की, लगातार एक के बाद एक 4 पेपर आउट हुए। सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। उच्च शिक्षा मंत्री परमार को जाकर एबीवी वालों ने ज्ञापन भी दिया, उसके बाद भी आज तक ऐसा एक्शन नहीं लिया कि लगे कि हाँ इंदौर विश्वविद्यालय में कुछ सख्ती का माहौल है। अक्षय कांति बम, मैं फिर से नाम ले रहा हूँ, अक्षय कांति बम का जो कॉलेज है उस कॉलेज से पेपर लीक हुआ, संघवी ब्रदर्स के कॉलेज से पेपर लीक हुआ। क्या इनकी संबद्धता खत्म नहीं की जाना थी? नहीं हुई। हजारों छात्रों के भविष्य जो इन कॉलेजों से जुड़े थे वो गर्त में गया हुआ है। 5 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया और काम चल रहा है। इससे लग रहा है कि मोहन यादव सरकार की कथनी और करनी में लोगों को भेद नजर आने लगा है। क्या सिर्फ इसलिए कार्रवाई नहीं की गई कि साहब वो बीजेपी से जुड़े या बीजेपी में आए लोगों के कॉलेज है इसलिए कार्रवाई नहीं करना चाहिए? ठीक है, चलो मत करो। इंदौर विश्वविद्यालय में क्यों नहीं करी कार्रवाई? देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कुलपति अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली है, क्या वो इसलिए कार्रवाई नहीं करी कि वो अनुराग जैन की सिस्टर है? सगी बहन। ऐसा नहीं है तो यदि ऐसा नहीं है कि इसलिए छूट दिए, तो कम से कम इंदौर विश्वविद्यालय में कुछ अपना चमत्कारी दबाव बना के सरकार ये तो बताए कि हमारी शक्ति पूरे मध्य प्रदेश में चलने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। गौशालाओं में गायों के मरने की खबरें आप और हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं, छापते आ रहे हैं। अब सरकार गौ रक्षा पर्व मनाने की घोषणा करने वाली है, शायद करेगी या तो इससे बेहतर हो कि हम जो गौशालाएं चल रही है उनकी व्यवस्थाओं को तो देख लें। उनमें जो सरकार पैसा देती आ रही है शिवराज सिंह के टाइम से, क्या उनका वाकई सदुपयोग हो रहा है? यदि नहीं हो रहा है तो फिर गौरक्षा पर्व मनाने की क्या बात जरूरत है? जल गंगा संवर्धन अभियान चलाने की घोषणा हुई। हमारे इंदौर में एक संत है अन्ना महाराज, उन्होंने 2021 में कुएं की पूजा की, बावड़ियों की पूजा की जल संवर्धन के लिए। ये पुराना अभियान है, लेकिन इसमें कुछ करके तो दिखाओ। अभी इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय जी ने घोषणा की है कि 51 लाख पौधे लगाएंगे। लोगों ने उनकी घोषणा को मजाक में लिया, लेकिन चूंकि विजयवर्गीय जी जो करते हैं वो कह के बताते हैं, इसलिए हम तो ये मान लेंगे वो 51 लाख पौधे लगाएंगे। एक तरफ 51 लाख पौधे लगाने की बात, और दूसरी तरफ मल्हार आश्रम में जो सैकड़ों दरख्त लगे हुए उनको काटने की परमिशन दी जा रही है। ये दोहरा भेदभाव क्यों? इंदौर में मेट्रो ट्रेन आने के लिए स्टेशन वाइज कार्रवाई चल रही है। अब उसमें एक ताज़ा जानकारी ये आई है कि बड़ा गणपति से लेके राजबाड़ा और रिगल तक, आप तो इंदौर से वाकिफ हैं, जो सघन यातायात वाला, सघन दबाव वाला और 24 घंटे में से हर दिन जहां पे लगातार दबाव बना रहता है, उन इलाकों में 3-4 साल तक काम एक तरह से ठप हो जाएगा, व्यापार व्यवसाय ठप हो जाएगा। कारण क्या? क्योंकि उस पर से मेट्रो की लाइन निकालना है, कहीं अंडरग्राउंड निकालना है, कहीं ऊपर से निकालना है। तो भाई जब इंदौर के आम लोग जिस चीज़ को कह रहे हैं कि साहब ये निर्णय पे विचार फिर से किया जाना चाहिए, तो इस पे क्यों नहीं विचार होना चाहिए?
मुख्यमंत्री यादव जी आम आदमी का चेहरा है, तो क्या आम आदमी की समस्याएं सरकार को समझ में नहीं आती है? क्या जनसंपर्क विभाग जिन घोषणाओं की सफलता की बात करेगा वही सही मानी जाएंगी? धरातल पे सरकार कितनी सक्सेस हो रही है, इसकी समीक्षा कौन करेगा? क्योंकि संगठन नाम की तो चीज़ है ही नहीं। आप और हमने देखा कि जिस तरह से मोहन भागवत जी को बोलना पड़ा, मतलब पिछले 4-5 सालों में सर संघ के आदेशों को घोल के पी गई। और जेपी नड्डा जी ने तो ये तक कह दिया था कि बीजेपी अब सक्षम है, संघ की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में जो सारे परिणाम आए, ये हमारी इस बहस का विषय नहीं है। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी जिस दरियादिली में उनकी फर्क आया पिछले बार के पीएम में और इस बार के पीएम में, उससे साफ लग रहा है कि पार्टी को भी लगने लगा है कि संघ और संगठन जो उन पर दबाव बना के रखता है उसका कुछ मायने होता है। मध्य प्रदेश में ये स्थिति लगभग खत्म हो गई। मध्य प्रदेश में 29 सीटें भाजपा ले आई है। ये बड़ी उपलब्धि इसलिए है कि छिंदवाड़ा की सीट वो छोड़ती रही थी, मिल नहीं पाई थी, उसे इस बार मिल गई। लेकिन ये अकेले मोहन यादव के उपलब्धियों में शामिल नहीं होगा, इसमें वीडी शर्मा की भी उतनी ही भागीदारी है। और आप रविंद्र जी याद करें, जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे तो शिवराज सिंह जी ने परिणाम घोषित होने के तत्काल बाद पहला दौरा छिंदवाड़ा का किया था और ये घोषणा की थी कि मैं मोदी जी को 29 कमल की माला पहनाऊंगा। तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें सभी के सुपरिणाम से आई हैं, सभी की मेहनत से आई हैं। लेकिन इन 29 सीटों के बाद में सरकार फूल के कुप्पा हो जाए कि अब तो हम 29 सीटें जीत ही गए, अब तो हम जो चाहेंगे वही करेंगे। तो ये जो चाहेंगे वही करेंगे में यदि आम जनता को भूल जाएंगे वो, तो ये मान के चलिए कि अभी सहकारी समितियों के चुनाव भी होना है, उसके बाद में नगर निगम के चुनाव भी आना है। उस समय क्या स्थिति बनेगी? हाँ, एक बात मैं आपको फिर बता दूं कि मध्य प्रदेश में ये दावा किया जा रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार, भोपाल में, दिल्ली में और इंदौर में ट्रिपल इंजन। लेकिन इंदौर इन दिनों जिस तरह से सफाई में नंबर 1 में नाम कमाया उसने, उस तरह से वो नगर निगम के घोटालों में नंबर 1 हो रहा है। लगातार एक के बाद एक घोटाले उजागर हो रहे हैं। 125 करोड़ से 150 करोड़ तक के घोटाले इंदौर नगर निगम में हो चुके हैं। ये ठीक है कि ये घोटाले वर्तमान महापौर के कार्यकाल में नहीं हुए, लेकिन इसके पहले भी तो सब बीजेपी के कार्यकाल था। मालिनी गौड़ हो, उमा शशि शर्मा हो, कृष्ण कुमार मोघे हो, कृष्ण मुरारी मोघे हो, ये सारा बीजेपी का ही तो कार्यकाल था। सरकार भी तो बीजेपी की थी राज्य में, तब ये घोटाले तो हुए, सामने आए नहीं, सबके हाथ मिले हुए थे। अब यदि सामने आए हैं तो इस पर सख्ततम कार्रवाई करके इंदौर के आम लोगों को ये क्यों नहीं लग रहा है कि भाई हमारे पैसे का जो बट्टा बिठाया गया तो अब हमको राहत मिलेगी। अब ताज़ा मामला मैं आपको बताऊं कि संपत्ति कर के मामले में इंदौर नगर निगम के पास में पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं है। जिन लोगों ने संपत्ति कर पहले भरा जा चुका है उनको फिर से नोटिस भेज दिए गए कि आपको पुराना संपत्ति कर भरना है, और यदि आपने भरा है तो रसीद लाके बताइए। जो जिम्मेदारी नगर निगम की होना चाहिए वो जिम्मेदारी आम आदमी पे डाल दी गई। चले कीर्ति जी, एक्चुअली आज कीर्ति जी आज अपन जो बात करना चाहते थे वो केवल डॉक्टर मोहन यादव जी की कार्यशैली और उनके 6 महीने को लेकर करना चाहते थे। मैं एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे अपने यहाँ कहावत है कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं आपके अनुभव के आधार पे, वरिष्ठता के आधार पे, आप तमाम सारी चीज़ों को एक अलग एंगल से देखते हैं कि ये जो 6 महीने हैं मोहन यादव जी के, उससे आपको क्या लगता है कि 5 साल किस तरह से निकलेंगे? क्या जो जनता उनसे उम्मीद कर रही है, जनता को उन्होंने जो सपने दिखा दिए हैं, कितने पूरे होने से दिख रहे हैं आपको? और क्या ऐसा भी संभव है कि आगे पीछे मध्य प्रदेश में कोई नेतृत्व परिवर्तन की बात उठने लगे? क्योंकि उन्हें जिन योग्यता के आधार पर बनाया गया था, जो मैंने आपको बताया यादव, तो क्या वो योग्यता में खरे उतरे हैं? इन मुद्दों पर मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। रविंद्र जी, जहाँ तक आपने पूत के पाँव वाली बात कही, तो पूत का चेहरा भी अच्छा है, पाँव भी अच्छे हैं, लेकिन वो पाँव धरातल पे रखे तो ज़्यादा बढ़िया है जी। अभी जिस तेजी से वो घोषणाएं कर रहे हैं, तो उनको पलट के ये भी देखना चाहिए कि उनकी घोषणाओं पे अमल भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि उनकी घोषणाओं पे अमल हुआ होता तो उनको दूसरी बार फिर से घोषणा नहीं करना पड़ती कि धर्म स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने में सख्ती बरती जाए। उनको दूसरी बार ये तेवर नहीं दिखाना पड़ते कि मांस की दुकानों पे सख्ती बरती जाए, पर्दे लगाए जाएं,
खुला वितरण नहीं हो, यदि वो दूसरी बार ये शक्ति दिखा रहे हैं तो इससे उनको खुद समझ लेना चाहिए कि उनकी पहली बार की चेतावनियों को जिला स्तर पे कितनी गंभीरता से लिया जाता है। रही बात संगठन और शासन के मिलन की बात, तो संगठन स्तर पे, जिला स्तर पे सिर्फ आरती उतारने के काम हो रहे हैं। संगठन स्तर पर भी सरकार तक खामियां नहीं पहुंचाई जाती कि हमारे जिले की खामियां क्या है, क्योंकि संगठन और सत्ता में तालमेल ही नहीं है, संगठन का नकेल नहीं है। संगठन की नकेल नहीं है तो शासन अपने हिसाब से काम कर रहा है, मंत्री अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अब पूरे प्रदेश में ये चर्चा चल रही है कि तबादले कब होंगे, कैसे होंगे, कितने होंगे, हमारे लोगों के कितने कितने होंगे। अब तबादला उद्योग जो चलने वाला है, इसमें जाहिर है कि जितने बड़े शहर है उसमें वही सारे लोग आएंगे जिनकी नेताओं से पटती होगी या जिनकी भोपाल से पटती होगी। आप देखें कि मध्य प्रदेश में इंदौर पुलिस कमिश्नरी बना दी गई, लेकिन इंदौर पुलिस कमिश्नरी बनाए बाद में क्या वो उसका सफल क्रियान्वयन हो पा रहा है? तो मुख्यमंत्री को ये भी देखना चाहिए कि इंदौर जो सर्वाधिक राजस्व देने वाला शहर है, जिससे कि अन्य शहर भी प्रेरणा लेते हैं, अन्य जिले भी प्रेरणा लेते हैं, तो उसमें इंदौर पुलिस कमिश्नरी क्यों फेल हो रही है? ये सिर्फ मैं इंदौर के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूँ, इंदौर बड़ा शहर है। पब और बार में जिस तरह से आदेशों की अवहेलना हो रही, शासन कलेक्टर के आदेश की अवहेलना, पुलिस के आदेश की अवहेलना, तो ये पुलिस कमिश्नरी जो शासन भविष्य में अन्य शहरों में भी लागू करना चाहता है, तो क्या वो सक्सेस हो पाएंगे? तो मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश सरकार 6 महीने, ठीक है, हमने 6 महीने में उनका काम देख लिया। आप और मुझे जितना संतुष्ट होना चाहिए, हम तो कभी संतुष्ट होंगे नहीं, क्योंकि मीडिया ऐसी कौम है जो कभी भी संतुष्ट नहीं होगी। लेकिन आम जनता जिसने सरकार पे भरोसा किया है, क्या वो भी संतुष्ट हो गई है? तो मेरा एक बहुत ही विनम्र निवेदन है कि जिला स्तर पर सरकार चोरी चोरी चुपके चुपके, टिकट वितरण में तो किया नहीं बीजेपी ने ऐसा, कांग्रेस ने जरूर कहा कि हम सर्वे करवा रहे हैं, तो कम से कम अब सरकार और संगठन मिलकर हर जिले में एक समिति बनाएं और ये देखें कि सरकार की जो घोषणाएं की जाती है उनका क्रियान्वयन किस लेवल पे हो रहा है, उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके पालन में कहाँ कमी है, कलेक्टर वाकई इंटरेस्ट लेना है कि नहीं ले रहे हैं, या जो सिफारिश पे आए हुए अधिकारी हैं वो अपने हितों को साधने में लगे हुए हैं। इंदौर में जितने अधिकारी आते हैं वो कॉलोनियों में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं, भूमाफिया बन जाते हैं। हर अधिकारी का आपको यहाँ बंगला जमीन मिलेगी, कॉलोनी में इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, पुलिस अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, तोड़ बट्टे कराने में लगे हुए। ये इंदौर की बात नहीं, पूरे प्रदेश में ये स्थिति चल रही है। लेकिन बड़े जो शहर हैं, इंदौर, भोपाल, रायपुर, जबलपुर वगैरह वगैरह, इन जगह ज़्यादा स्थिति है। तो मेरा बहुत विनम्र निवेदन है कि 6 महीने में हमने तो सरकार को देख लिया, लेकिन सरकार आम आदमी की कसौटी पे खरा उतरे। ये मोहन यादव को सख्त फैसले लेने होंगे, सीएस को सख्त फैसले लेने होंगे, जिला स्तर पे कलेक्टरों को दिखाना होगा कि वो किसी स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद या स्थानीय मंत्री की अपेक्षा सरकार के वादे पूरे करने में लगे हुए हैं, जो कि अभी नजर नहीं आ रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद कीर्ति भाई, आपने बहुत सारी चीज़ें आपने बड़ा क्लियर कर दिया है और मुझे लगता है कि आपने मोहन यादव की सरकार को केवल और केवल पासिंग मार्क्स दिए हैं और आपने एक बहुत बड़ा सुझाव मोहन यादव को दिया है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके आदेशों का पालन हो तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक बहुत सशक्त कमेटियां बनना चाहिए। वो संगठन स्तर पर भी बन सकती हैं और सरकार स्तर पर भी बन सकती हैं। यदि आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी जो घोषणा है वो कहीं ना कहीं उनका नीचे तक असर दिखाई नहीं देगा। तो बहुत बड़ी बातें आज हमारे कीर्ति राणा जी ने कहा है। फिलहाल कीर्ति राणा जी ने साफ साफ कहा है कि 6 महीने के इस कार्यकाल से हम तो संतुष्ट नहीं हैं, जनता कितनी है ये मोहन यादव जी अपने नेटवर्क से पता लगाएं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।